हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का सेकंड चैप्टर बताने वाली हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10th, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, द वुमेन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए आज इसके बारे में जानते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में कम से कम 6 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। ठीक है, मतलब पेपर एग्ज़ाम में आते हैं, जो हम लोगों का 2021 में आएंगे क्वेश्चन। तो मैं भी लास्ट में जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी तो मैं बताती जाऊँगी आपको कि कौन सी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, मानव आँख का प्रमुख भाग कौन कौन सा है। यानी जो हमारी आँखें हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। अगर जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता चलेगा तब तक मेरा मानव नेत्र पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको इससे बहुत अच्छे से याद भी करना होगा। तो पहला है कॉर्निया, सेकंड है परितारिका, थर्ड है पुतली, पश्चमाभिपेशियाँ या उत्तल लेंस, अभिनेत्र लेंस, दृष्टिपटल तथा दृंक तंत्रिका आदि मानव आँख का प्रमुख भाग है। यानी जो हमारी आँखें हैं वो इन सब का प्रमुख एक भाग है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सेकंड है आँख की संरचना। आँख का सामने का भाग कॉर्निया कहलाता है। यानी जो आँख होती है उसका जो सामने का जो भाग होता है वो क्या कहलाती है, हमारी कॉर्निया। या पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, यानी झिल्लीदार बना होता है। और बाहर की और उभरा होता है। वस्तुओं से आने वाला प्रकाश कोनियों से होकर आँख में प्रवेश करता है। यानी जो हमारी आँख का भाग है वो प्रकाश, यानी जो प्रकाश से होते हुए हमारी आँखों में प्रवेश करता है। ओके, देखिए इसमें देखा हुआ है, कॉर्निया के ठीक पीछे परितारिका अथवा रंगीन पटल होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, रंगीन पटल होता है। परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है, यानी छेद होता है। देखिए इसमें छेद है, जो आँख की पुतली कहलाता है। यानी ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि रंगीन पटल होता है, परितारिका के बीच के क्या होता है, एक छिद्र होता है, जो आँख की क्या कहलाता है, वो हमारी आँख की पुतली कहलाता है। हम कह सकते हैं कि पुतली परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है। पुतली काली दिखाई देती है। यानी जो पुतली होती है, देखिए गोल गोल जो होती है यहाँ के, पहले वाइट होती है फिर ब्लैक होती है। तो जो पुतली है वो हमारी किस कलर की है, काली है, क्योंकि उससे कोई प्रकाश परिवर्तित नहीं होता है। जो पुतली उसमें कोई भी प्रकाश परिवर्तित नहीं होता है। अभिनेत्र लेंस, देखिए अभिनेत्र लेंस क्या है, एक पारदर्शक कोमल और प्रोटीन के बने जेली जैसा लचीले पदार्थ जो आकृति परिवर्तित कर सकता है। यानी जो अभिनेत्र वो किसको परिवर्तित कर सकता है, आकृति को परिवर्तित कर सकता है, का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। यानी कौन से लेंस का बना होता है, वो उत्तल लेंस। अभिनेत्र लेंस पश्चिमाभिपेशियाँ द्वारा एक स्थिति में बना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पश्चिमाभिपेशियाँ की क्रिया द्वारा उनकी आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। जो आँख है उनको किस प्रकार पर आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। आँख के भीतर स्थिर यानी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पश्चिमाभिपेशियाँ की क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो कॉर्निया है वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी पश्चिमाभिपेशियाँ की क्रिया द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए दिया है, जिस पर आँख में प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है। यानी जो जिस पर आँख में प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल, एक ही बात है। दृष्टिपटल अभिनेत्र लेंस के पीछे तथा आँख के पिछले भाग पर होता है। दृष्टिपटल संश्लाका तथा शंकु नामक विशाल संख्या में सुग्राही कोशिकाओं युक्त एवं कोमल झिल्ली होता है, जो विद्युत संकेतों को उत्पन्न करके हमें प्रकाश की तीव्रता और वस्तुओं का रंगों पर अनुक्रिया करती है। यानी जो हमारी आँख का प्रकाश की तीव्रता और वस्तुओं को रंगों पर अनुक्रिया करती है। कॉर्निया और अभिनेत्र लेंस के बीच का स्थान नेत्रोद नामक चिपचिपी द्रव से भरा होता है। यानी जो गोल गोल है ये क्या है, नेत्रोद नामक चिपचिपी, मतलब चिपचिपी होती है, वो द्रव से भरा होता है।
और अभिनेत्र लेंस तथा दृष्टिपटल के बीच का स्थान कचप द्रव से भरा होता है, यानी जो मांस होता है, ये जो सबसे किनारे होता है यहाँ पर, वो से कहते हैं कचप द्रव से भरा होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है मानव आँख का क्रियाविधि, यानी मानव आँख की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ द वुमेन आई। वस्तु में आने वाली प्रकाश की किरणें आँख की पुतली में प्रवेश करती है, यानी जो आँख है, जब कोई वस्तु होती है, प्रकाश जो हमारी आँखों के सामने होती है, आँख की पुतली में, यानी जो ब्लैक कलर की होती है, उसमें डायरेक्ट प्रवेश करती है और अभिनेत्र लेंस पर पड़ती है। अभिनेत्र लेंस किस पर, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अभिनेत्र लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, इसलिए वह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है और रेटिना पर वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी उसको अगर हम उल्टा कर देंगे, वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब को दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाया जाता है और दृष्टि का संवेदन प्रदान करता है। जब प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है तो यह प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्रियाशील हो जाती हैं और विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं। रेटिना इन सभी विद्युत संकेतों को दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को भेजता है और दृष्टि का संवेदन प्रदान करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, परंतु हमारा मस्तिष्क सीधी वस्तु के रूप में प्रतिबिंब की कल्पना कर लेता है। जो मैं आपको ये बता रही हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और बुक में भी आपकी यही सब चीज़ें, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिएगा भी नहीं लीजिएगा, अगर आप मेरी इस वीडियो को पढ़ लेते हो तो आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेकंड है परितारिका और पुतली का कार्य, द फंक्शन ऑफ एयर्स एंड पोपली। देखते हैं परितारिका आँख द्वारा प्राप्त किए गए प्रकाश की तीव्रता, यानी आपसे ये पूछ लेगा परितारिका पुतली का कार्य बताइए, कितने नंबर के? 3 नंबर में पूछेगा। परितारिका आँख द्वारा प्राप्त किए प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुतली के आकार को अपने आप समायोजित कर लेती है। यदि आँख द्वारा प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तो पुतली छोटी हो जाती है तथा सिकुड़ जाती है, यानी जो आँख की जो पुतली होती है, जब प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो जब हम लोग, आप लोग देख लीजिए रियल लाइफ में भी आप लोग ये करते हैं, जब हमारा प्रकाश बहुत ज़्यादा आँख को पड़ता है तो हम लोग आँख ऐसे सुकून नहीं लेते हैं, हम लोग अपनी आँखों को, जो पुतली होती है वो सिकुड़ जाती है और आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा कम कर देती है। यानी जब हम लोग अपनी आँखों को ऐसे सुकूड़ लेते हैं, जो आँख की पुतली होती है, जब उसको हम लोग ऐसे सुकूड़ लेते हैं, ज़्यादा प्रकाश पड़ता है तो हमारी उसकी प्रकाश की क्षमता कम हो जाती है, मतलब हम लोग की आँखों में इतना प्रकाश नहीं पड़ पाता है। परंतु यदि आँख द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम होती है तो पुतली बड़ी हो जाती है या फैल जाती है तथा आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परितारिका पुतली की आकार का समायोजन करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करती है। किसके अनुसार करती है? आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करती है। नेक्स्ट टाइम होगा हम रंगों को कैसे पहचान पाते हैं, मतलब हम लोगों के रंगों की पहचान करनी है तो उसको हम लोग रंग को कैसे पहचान पाते हैं, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं। रेटिना में एक बड़ी संख्या में प्रकाश सुराही कोशिकाएं होती हैं, यानी जो रेटिना है हमारी आँखों की, एक बड़ी संख्या में प्रकाश की सुराही होती है। देखिए जैसे घड़ी जैसी सुराही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना पर कोशिकाएं 2 प्रकार या आकृति की होती हैं, संशलाकाकृति तथा शंक्वाकृति। दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं रंगों को देखने के लिए, मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे दिया गया है दृष्टिपटल की संशलाकाकृतिक कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता तथा चमक के प्रति अनुक्रिया करती हैं, मतलब जिसकी तीव्रता है वो चमक के प्रति अनुक्रिया करती है। दृष्टिपटल की शंक्वाकृतिक कोशिकाएं रंगों का बोध करवाता है, रंगों का क्या करवाता है? बोध करवाता है। देखिए ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, यानी जो अनंत से, देखिए दिया गया है अनंत से आने वाले प्रकाश की समांतर किरण। देखिए जो अनंत से आ रही किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब 2 लाइन खिंची हुई है क्या, दोनों के समांतर होती हैं। जब वह लंबी दूरी तय कर हमारे आँख तक पहुँचती, मतलब वो काफ़ी लंबी दूरी को तय करती है अनंत,
तक पहुंच जाती है। अनंत समय में होने वाली वस्तु किस प्रकार की होती है? समांतर किरण में हो जाती है। देखिए इसमें दिया, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, यानी आमने सामने होती हैं। जब वह लंबी दूरी तय कर हमारी आँखों तक वो पहुँच ही जाती हैं। और पास की वस्तु में क्या है? पास की वस्तु में आने वाले प्रकाश की किरण, यानी जो देखिए प्रकाश है, प्रकाश की किरण अपसारित होती हैं। देखिए 2 दिया गया, तिरछी लाइन खींच दी गई है, अपसारित होती हैं जब वह हमारे आँख तक पहुँचती हैं। यानी पास की वस्तु जो हमारी कौन सी किरण में होती है? अपसारित किरण में होती है, वो हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं। नेक्स्ट है समायोजन क्षमता। इसे 3 नंबर में पूछेगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसका डायग्राम भी आप लोग जरूर बना दीजिएगा। आपसे अगर पूछता है समायोजन क्षमता क्या है, तो आप लोग इसका डायग्राम सहित बताएंगे उसे। ठीक, समायोजन क्षमता क्या है? देखिए, अभिनीत लेंस रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। देखिए इधर से जो इमेज है, यानी फ़ोटो जैसे इमेज को वो बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ बदलाव किया जा सकता है। पश्चिमाभी पेशियों के द्वारा अभिनीत लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। यानी देखिए जो गोल गोला है, इसकी फोकस दूरी क्या हो रही है? हमारी पश्चिमाभी पेशियाँ शिथिल हैं, ये मतलब चेंज हो रही है। वक्रता परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियाँ स्थिर होती हैं, देखिए जब पश्चिमाभी पेशियाँ स्थिर होती हैं तो अभिनीत लेंस पतला होता है। यानी देखिए ये जो लेंस है ये दिया गया है, ये पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी जो इसकी फोकस दूरी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस चीज़ में हम दूर रखी वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं। यानी जो दूर रखी वस्तु है उसको हम लोग अच्छे से हम लोग इसको देख सकते हैं समायोजन क्षमता में। नेक्स्ट है उसी का है, देखिए, परंतु जब हम आँख से पास के वस्तुओं को देखते हैं तब पश्चिमाभी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। देखिए एकदम छोटी सी हो जाती है। इसलिए ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर के इधर साइड में है, ये क्या हो रही है? सिकुड़ जाती है। इससे अभिनीत लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। यानी देखिए जो इमेज है, पास रखी वस्तु से परिवर्तित किरण यहाँ पे देखिए बढ़ जाती है। ठीक, अभिनीत लेंस बढ़ जाती है और अभिनीत लेंस मोटा हो जाता है। यानी जो यहाँ पे गोल गोला है इसके अंदर देखिए मोटा हो जाता है। इसी वजह से अभिनीत लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और हम पास में रखी वस्तुओं को अच्छे से देख सकते हैं। मतलब जो पास भी रखी हुई वस्तु है उसको हम लोग देख सकते हैं। देखिए समायोजन क्षमता, इसे 1 नंबर में पूछ लेगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए और इतना ही लिखिएगा, अभिनीत लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। क्या कहलाता है? समंजन कहलाती है। यानी आपसे कुछ पूछेगा समंजन क्या कहलाती है, तो आप क्या बताएंगे? अभिनीत लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ये तो हमारी होगी समंजन क्षमता। ठीक, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? उसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, सामान्य मानव आँख की दृष्टि सीमा क्या है? देखिए इसे 1 नंबर में पूछेगा। आँख के दूरतम बिंदु जिस पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, आँख का दूरस्थ बिंदु कहा जाता है। यानी ये आपसे पूछ लेगा 1 नंबर में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि दूरस्थ बिंदु किससे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आँख के दूरस्थ बिंदु को जिस किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरस्थ बिंदु कहा जाता है। और ये 1 नंबर में पूछेगा, सामान्य मानव आँख का दूरस्थ बिंदु किस पर होता है, तो आप क्या कहेंगे? अनंत पर होता है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा मानव आँख का दूरस्थ बिंदु किस पर होता है, तो उसमें ऑप्शन होगा, तो आप किस पर, उस पर टिक करेंगे? अनंत पर होता है। इसके बाद सेकंड है, निकटतम बिंदु जिस तक आँख बिना किसी तनाव के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, आँख का निकटतम बिंदु कहलाती है। यानी ये भी 1 नंबर में पूछ लेना, निकटतम बिंदु क्या है इसका। और देखिए सामान्य मानव आँख का निकटस्थ बिंदु आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। अगर पूछेगा निकटस्थ बिंदु आँख से कितनी मीटर दूरी पर होता है, तो उसमें 30 होगा, 5 होगा, 25 होगा, 10 होगा, तो आप किस पे टिक करेंगे? 25 सेंटीमीटर। यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सेकंड है इम्पॉर्टेंट है,
इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेत्र तथा उनके दोष, उनके सुधार, देखिए कौन कौन से हैं। देखने की क्षमता जो हम लोगों की होती है वो क्या कहलाती है? दृष्टि कहलाती है। मानव में सामान्य 3 प्रकार के नेत्र दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ठीक, तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? निकट दृष्टि दोष। देखिए मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि निकट में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तु में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी उसमें शॉर्ट में बता दूंगी। ठीक है, पहले देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष, युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो साफ साफ देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह अच्छे से नहीं देख पाता है। देखिए इसमें दिया गया निकट अभिनेत लेंस की उच्च अभिसारी शक्ति के कारण और नेत्र गोलक अत्यधिक बड़ा होने के कारण। ठीक, अब देखिए नीचे दिया गया है। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस वाले चश्मे के प्रयोग द्वारा चीज़ों को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे सही से देख सकते हैं। देख सकते हैं। उसके बाद है अवतल लेंस की फोकस दूरी की गणना लेंस के सूत्र द्वारा प्रयोग द्वारा की जाती है। देखिए 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, अब यहाँ पे चित्र दिया हो गया ABC। इस डायग्राम जब आप निकट दृष्टि कोई पूछेगा तो आप लोग इसका डायग्राम भी आप बना देंगे। सेकंड है दूर दृष्टि दोष क्यों होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकटवर्ती वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। देखिए दिया गया इसमें ऊपर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में अभिनेत्र लेंस की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण नेत्र गोलक अत्यंत छोटे हो जाने के कारण। ठीक, फिर नीचे देखते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस वाले चश्मे के प्रयोग द्वारा चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। जो दूर रखी वस्तु है उसमें हम जो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो उसको हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला दिया गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना लेंस के सूत्र की प्रयोग द्वारा की जाती है। जैसे 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। और इसका भी डायग्राम दिया गया, देखिए ABC जो दिया गया, तो आप लोग इसका भी डायग्राम मतलब अच्छे से बना देंगे जब आपसे दूर दृष्टि दोष पूछेगा। ठीक, सेकंड है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या है? देखिए पक्षमापी पेशियाँ के कमज़ोर हो जाने के कारण और अभिनेत लेंस लचकदार रहित या कठोर हो जाने से मनुष्य अपनी आँखों का समायोजन की शक्ति खो देता है और इससे ही जरा दूरदृष्टि नामक दोष से जाना जाता है। देखिए ये जो है बूढ़े लोगों के साथ ज़्यादातर होता है। उनकी जो देखिए बूढ़े हो जाते हैं तो वो उम्र के साथ तो उनकी आंखें भी कमज़ोर हो जाती है, यानी वीक हो जाती हैं। तो जो उनकी समायोजन शक्ति होती है वो उनकी खो देते हैं वो अपनी जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, देखिए जो बूढ़े लोगों का चश्मा बनता है तो उसमें 2 लेंस लगाए जाते हैं, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस पास की चीज़ के लिए और अवतल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए। तो जब उत्तल लेंस उनका जो लगता है तो उसमें 2 उत्तल और अवतल जो लगते हैं दूर के लिए और पास के लिए, तो उसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जब आप लोग बूढ़े का चश्मा देखेंगे तो उनको आपको एक और उसमें दिखाई जो ग्लास लगा होता है, जो चश्मा जो कांच लगा होता है तो उसमें आपको एक और कांच देखने को मिलेगा, नीचे साइड में होता है। ऊपर तो जो होता है वो अवतल लेंस यानी दूर की वस्तु के लिए होता है ऊपर का, और जो नीचे दूसरा ग्लास लगा होता है उसमें उत्तल लेंस यानी पास की चीज़ों को देखने के लिए होता है। देखिए जरा दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों के प्रयोग द्वारा सुधारा जा सकता है। निर्भर करता है कि मनुष्य का निकट दूर दृष्टि या फिर दूर दृष्टि पर या फिर दोनों कमज़ोर हैं। यानी जब उन दोनों की पास की क्षमता भी कमज़ोर होती है, दूर की क्षमता भी कमज़ोर होती है, तब ये चश्मे का प्रयोग किया जाता है जरा दूर दृष्टि का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कांच प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इससे आपको ये भी पूछ सकता है कि आप कांच प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का डायग्राम बना दीजिए। ठीक, और ये डिफिनेशन भी इसकी पूछ लेगा, तो आप डिफिनेशन और ये दोनों देख लीजिए। अगर आपसे डायग्राम, लेकिन इसका ज़रूर आप बनाइएगा। देखिए
जब प्रकाश की किरण किसी कांच प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी देखिए, जब प्रकाश की किरण जो डॉट डॉट है होकर गुजर रही है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब प्रकाश में प्रवेश करती है और फिर जब प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करती है, साथ ही साथ वह प्रिज्म से बाहर निकलती है, मतलब जिसकी किरण जब वो बाहर निकलती हैं, दोनों स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन होता है। दोनों स्थिति में क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तन सतह समांतर नहीं होता है, यानी जिसकी किरण है जो जा रही है ये कभी भी समांतर नहीं होती है। इसलिए निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। जो निर्गत किरण, देखिए ये जो दिया गया है P और S, यानी ये निर्गत किरण है और ये आपतित किरण है। ठीक है, निर्गत किरण और आपतित किरण एक दूसरे के समांतर नहीं होती। देखिए इसमें झुकाव हो गया है, समांतर नहीं है। और जब भी ऐसा होता है तो प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने पर विचलित हो जाती है, मतलब इसका विचलित हो जाती है। यानी जो आपतित किरण और निर्गत किरण हमेशा समांतर तो नहीं होती है, और इसका किरण से गुजरने वाली जब प्रकाश की किरण गुजरती है प्रिज्म से तो ये विचलित हो जाती है। देखिए नीचे, जब भी प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है और वहाँ पर प्रिज्म के आधार पर मोटे भाग यानी देखिए यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो गया है, भाग की तरह झुक जाती है। यानी जो आपतित किरण है जब वो विचलन कोण से आती है तो यहाँ से थोड़ा सा ये नीचे की ओर झुक जाती है, यानी निर्गत किरण झुक जाती है। फिर आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। यानी जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बना होता है वो कौन सा कोण कहलाता है? ये जो देखिए इसमें बना हुआ विचलन कोण कहलाता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। इसका नेक्स्ट है प्रकाश का विक्षेपण क्या है। ठीक, प्रकाश का विक्षेपण क्या है? 4 नंबर में पूछेगा। वर्ष 1665 न्यूटन में कांच प्रिज्म के साथ अपने प्रयोग द्वारा खोज की श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण में का बना होता है। यानी जो प्रकाश का विक्षेपण है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। न्यूटन ने पाया कि श्वेत प्रकाश की किरण पुंज को यदि त्रिभुजाकार कांच प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, यानी जिसकी किरण है वाइट लाइट, इसको गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश अलग अलग भागों में बंटकर श्वेत पर्दे पर 7 रंगों का ही पट्टी बनाता है। श्वेत पर्दे पर बनी 7 रंगों की पट्टी जब श्वेत प्रकाश की किरण पुंज का कांच प्रिज्म से गुजारा जाता है। कैसे गुजारा जाता है? 7 रंगों से गुजारा जाता है। तो श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम कहलाता है हवले क्रम, यानी हेवलन क्रम के 7 रंग हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनिया या आसमानी और बैंगनी रंग में। तो यानी जो 7 रंग हैं इसको बोलते हैं विबग्योर। इसको मतलब इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है विबग्योर। ठीक, जैसे कि देखिए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, 7 रंगों के। उसके बाद कांच प्रिज्म जैसे पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग विपाटन प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। यानी अगर आपसे पूछ लेगा विपाटन प्रकाश का विक्षेपण क्या कहलाता है, तो पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग, ये 7 रंग दिए गए हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, ऑरेंज, आसमानी और जामुनिया, तो यही जो है प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। सेकंड है विबग्योर क्या है, यानी ये पूछ लेगा कि सबसे कम विचलन किसका होता है और सबसे अधिक विचलन किसका होता है। तो इसमें है सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। सबसे कम विचलन कौन से रंग का होता है? लाल रंग का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का। ठीक, नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश प्रदान करने हेतु वर्णक्रम रंगों का पुनर्योजन यानी पुनः संयोजन बताइए। देखिए इसमें दिया गया है ABC और इसमें दिया गया है EFDEF। ठीक, तो इसमें देखते हैं वर्ण के 7 रंगीन
प्रकाश पुनः संयोजित होकर वापस श्वेत प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। 7 प्रकाश। पहला कांच पे ए बी, यानी देखिए ए बी जो हमारा है ए बी सी श्वेत प्रकाश 7 रंग किरण से विक्षेपित करता है। और दूसरा है हमारा डी ई एफ, यानी 7 रंग किरण को पहले प्रिज्म से प्राप्त होता है, यानी जो पहला था वो 7 रंग को विक्षेपित करता है और दूसरा है पहले प्रिज्म से प्राप्त होता है और उन्हें प्रकाश के मूल श्वेत पुंज से पुनः संयोजित करता है। पहले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न 7 रंगों का पुनः संयोजन इस तथ्य के कारण होता है कि दूसरे प्रिज्म को उल्टी स्थिति में रखा जा सके। मतलब पहले सीधा था, यानी ए बी सी जो हमारा वो है वो सीधा था, फिर जो डी ई एफ है उसको उल्टा रख दिया गया, जिसके कारण दूसरे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अपवर्तन पहले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अपवर्तन के बराबर और विपरीत हो सके। यानी जो पहला प्रिज्म है वो उत्पन्न यानी अपवर्तन के बराबर और दूसरा विपरीत हो सके। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष किस प्रकार उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे 5 नंबर में पूछ लेगा कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष किस प्रकार उत्पन्न हुआ, मतलब कैसे बना इंद्रधनुष। तो देखते हैं इंद्रधनुष वो भी 7 रंग में होता है। इंद्रधनु आकाश में प्रकट होने वाला 7 रंग एक चाप है, यानी देखिए इसमें जो दिया गया था जो आँख है, ठीक है, तो किसमें 7 रंग का एक चाप है जो वायुमंडल में वर्षों की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण द्वारा उत्पन्न होता है। यानी जो 7 रंग है वो सूर्य के प्रकाश द्वारा विक्षेपण करके उत्पन्न हुआ है। ठीक, आकाश में इंद्रधनुष तब बनता है जब धूप निकलनी होती है, यानी जब बहुत ज़्यादा कड़क धूप होती है उससे ही इंद्रधनुष बनता है, 7 रंगों में जो बनता है। और उसी समय पर वर्षा हो रही होती है, मतलब जब धूप भी निकली हो और वर्षा यानी बारिश हो रही होती है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की दिशा की उल्टी दिशा में होता है, यानी जो इंद्रधनुष है वो किस दिशा में बनता है, हमेशा उल्टी दिशा में बनता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सूर्य किस दिशा में बनता है, यानी जो इंद्रधनुष है वो कौन सी दिशा में बनता है, तो कौन सी दिशा में बनता है, उल्टी दिशा में बनता है। इंद्रधनुष वायुमंडल में वर्षा की बूंदों द्वारा श्वेत और प्रकाश के विभिन्न द्वारा उत्पन्न होता है। वर्षा की प्रत्येक बूंद सौर प्रकाश के वर्ण से विघटित करने वाले सूक्ष्म कांच प्रिज्म के रूप में कार्य करती हैं। ये देखिए वर्ण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन यानी विक्षेपण। देखिए ये जो सूर्य है जो हमारी आंखों को कर रहा है, ये देखिए उल्टा साइड में बन रहा है। ये देखिए 1 2 3 दिया गया, इसमें तीर बने हैं और इधर 3, तो ये उल्टा, यानी जो इंद्रधनुष जब बन रहा था वो कौन सी दिशा में बन रहा था, उल्टी दिशा में बन रहा था। नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। देखिए जब प्रकाश भिन्न भिन्न घनत्व वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी जब जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का क्या होता है, अपवर्तन होता है। वायुमंडल में हर जगह वायु होती है, लेकिन वायुमंडल में संपूर्ण वायु का ताप एक जैसा नहीं होता है। वायुमंडल के स्तरों में से कुछ ठंडे होते हैं जबकि कुछ गर्म होते हैं, यानी जो वायुमंडल ठंडे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। वायुमंडल के ठंडे वायु स्तर प्रकाश किरण के लिए सघन माध्यम के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन वायुमंडल के गर्म वायु स्तर प्रकाश किरणों के लिए विरल माध्यम के रूप में व्यवहार करते हैं। जब प्रकाश किरण भिन्न भिन्न घनत्व के वायु स्तर वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा उत्पन्न प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये देखिए ये तो वायुमंडलीय अपवर्तन की डिफिनेशन होगी। देखिए जब प्रकाश भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब जाता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। वायुमंडल में हर जगह वायु होती है, मतलब जो वायुमंडल है वहाँ पे हर जगह वायु होती है। वायुमंडल में संपूर्ण वायु का ताप एक जैसा ही होता है, उनका जो ताप है एक ही जैसा होता है। ठीक, वायुमंडल के ठंडे और वायु स्तर प्रकाश की किरणें सघन माध्यम के रूप में व्यवहार करती हैं। यह हमारा हो गया क्या, वायुमंडल। तो इससे प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। पहले ही बताया था प्रकाश की किरणों का भी अपवर्तन होता है, और जब किरणों के लिए विरल माध्यम के रूप में व्यवहार करते हैं, जब प्रकाश किरण भिन्न भिन्न घनत्व के वायु स्तर वाले वायुमंडल से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन, वहाँ प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का।
ठीक। सेकंड है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसे। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, तारा के पास अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। यानी जो तारे होते हैं उनके पास अपनी उत्सर्जित करने की खुद ही क्षमता होती है, और इसी प्रकाश के कारण तारे रात में चमकते हैं। और तारों की इस तरह टिमटिमाहट तारे के प्रकाश में के वायुमंडल अपवर्तन के कारण होती हैं। किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। देखिए, जो नीचे का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तारे से आने वाला प्रकाश जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के अलग अलग घनत्व के कारण तारे के प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। यानी जो ऊंचाइयों पर वायु का अलग अलग घनत्व होता है तो तारों के प्रकाश का अपवर्तन होता है। वायुमंडल निरंतर बदलता रहता है। कहीं पर अधिक सघन वायु होता है तो कहीं पर सघन वायु होता है, कहीं पे कम होता है। निरंतर परिवर्तनशील वायुमंडल एक क्षण से अगले क्षण विभिन्न मात्राओं द्वारा तारों से प्रकाश अपवर्तित करता है। वायुमंडल जब हमारी तरफ अधिक तारे से प्रकाश का अपवर्तन करता है तो हम तारा चमकीला दिखाई देता है। तो हमारा तारा किस प्रकार दिखाई देगा? चमकीला दिखाई देता है। और वायुमंडल जब कम तारे के प्रकाश का अपवर्तन होता है तो तारा धुंधला सा प्रतीत होता है। देखिए, यहाँ पे धुंधला सा प्रतीत होता है। ये देखिए, दाग जैसा है, क्षितिज के निकट के सूर्य, ठीक, दिखाई धुंधला प्रतीत होता है। इस कारण हमारे आँखों में पहुँचने वाला तारा का प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निरंतर रूप से बढ़ता है और घटता है, और रात में तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, अधिक तारे के प्रकाश का अपवर्तन करता है, यहाँ से आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ये आपको पता चल जाएगा तारे का टिमटिमाना यानी टिमकिंग ऑफ स्टार क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सेकंड है तारे रात में टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक, परंतु ग्रह क्यों नहीं, तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। 3 नंबर में पूछेगा। वैसे बहुत कम ही पूछते हैं ये, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको। तारे हमें बहुत छोटे प्रतीत होते हैं। तारे जो होते हैं बहुत छोटे प्रतीत दिखाई देते हैं क्योंकि वह हमसे बहुत दूर होते हैं। ये भी बात सही, वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए तारे के प्रकाश को हम बिंदु स्रोत मान सकते हैं। निरंतर परिवर्तनशील वायुमंडल बिंदु के समान तारे से आने वाले प्रकाश में अपवर्तन के कारण परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। उसमें पूछा था कि तो बात होगी तारे की। अब उसके बाद हम बात करते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, अगर हम ग्रह की बात करें तो वह काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं। जो ग्रह होते हैं वो काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि वह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए ग्रह के प्रकाश को बिंदु स्रोत की काफ़ी बड़ी संख्या का संग्रह माना जा सकता है। यानी जो बिंदु है, अगर हम कहें इसको किस संख्या में, इसको बड़ी संख्या का संग्रह माना जा सकता है। ग्रह एक भाग में प्रवेश के कुछ बिंदु स्रोत द्वारा उत्पन्न मंद प्रभाव उसके दूसरे भाग से उत्पन्न चमकीले प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। क्या कर देता है? इसका जो चमकीले भाग है उसको निष्क्रिय कर देता है। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रह की एक चमक हमेशा एक समान रहेगा, इसी कारण वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। जो ग्रह है वो हमारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता। और तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। निरंतर रूप में परिवर्तनशील वायुमंडल बड़े आकार वाले ग्रह से आने वाले प्रकाश में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता है। हमारा जो प्रकाश में परिवर्तन है वो उनकी क्षमता नहीं करता है। जो बड़े आकार के ग्रह हैं उन्हें प्रकाश में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं रखता है, जिसके कारण हम ग्रह को टिमटिमाते हुए नहीं देख सकते हैं और तारे को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है तारे अपने वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होते हैं। जो तारे हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर क्यों प्रतीत दिखाई देते हैं। देखिए, इसे देखते हैं। क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के, ठीक। उसके बाद है कि तारे से निकलने वाला प्रकाश जैसे कि आकाश में होते हुए पृथ्वी
यानी देखिए जो दिए गए तारे की वास्तविक स्थिति, ठीक है, वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे की प्रकाश का झुकाव। देखिए देखते हैं इसको। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, अपरिवर्तित हो जाता है, यानी जो प्रकाश वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है। वायु आकाश में अधिक ऊंचाई पर विरल होता है, यानी जो वायु है वो आकाश में अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, विरल होता है, तथा पृथ्वी के सतह के नज़दीक सघन होता है। इसलिए जब प्रकाश तारे से नीचे आते हैं सघन वायु में प्रवेश करता है, यानी जब प्रकाश जो तारे से नीचे आते हैं वो कौन सी वायु में प्रवेश करता है, सघन वायु में। वह प्रकाश की ओर अधिक झुका देती है, यानी जो प्रकाश को और झुका देती है, यानी जो प्रकाश तारे की वास्तविक स्थिति जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे के प्रकाश का झुकाव, यानी जो दो तारा है यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, देखिए इधर साइड में झुक गया है, जो वायुमंडल तारा है वो झुक गया है, ठीक है। और तारे के प्रकाश के इसी परिवर्तन के कारण तारा हमें अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, यानी जो तारे अपने वास्तविक स्थिति में अधिक ऊंचाई पर क्यों प्रतीत होते हैं, इसी कारण। और तारे के प्रकाश इसी परिवर्तन के कारण हमें अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया गया है बढ़ता हुआ घनत्व, यानी जो बढ़ता हुआ घनत्व है वो क्या है, अपवर्तनांक है। सेकंड है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसको देखते हैं कि ये क्या है। उसके बाद ये है, देखिए कभी कभी प्रकाश का अपवर्तन वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी जो प्रकाश का अपवर्तन है वो वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है, यानी उसकी हेल्प करता है। वास्तविक रूप से क्षितिज में नीचे होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पहले सूरज और 2 मिनट के बाद हमें सूर्य को देख सकते हैं, यानी 2 मिनट के बाद सूर्य देखिए वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पहले, और सूर्य अस्त कब होता है, 2 मिनट के बाद, तब हम सूर्य को देख सकते हैं। 2 मिनट बाद जब हम लोग सूर्य को देख सकते हैं। देखिए आगे सूर्य की वास्तविक स्थिति, देखिए सूर्य जब है जो क्षितिज में है, ठीक है, और सूर्य स्थिति के ऊपर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, ये भी बात सच है कि ऊपर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है, यानी जब सूर्य उदय होता है, और जब रात होती है, जब सूर्य उदय होता है जब 4 बजे, तब 2 मिनट से हम लोग पहले देख सकते हैं, यानी सूर्य अस्त को हम लोग देख सकते हैं। और सूर्य जब शाम के समय मतलब जब छुपता है, जब रात होती है, तो 2 मिनट पहले हम लोग सूर्य को देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद है वास्तविक सूर्य उदय तब होता है जब सूर्य क्षितिज के ठीक ऊपर होते हैं, यानी जब सूर्य होता है, देखिए ऊपर दिया गया, सूर्य क्षितिज के ऊपर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, ठीक। लेकिन वायुमंडल द्वारा उत्पन्न सौर प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम उगते हुए सूर्य को अधिक क्षितिज के ऊपर आने से लगभग 2 मिनट पहले ही देख सकते हैं। हमने कहा था कि 2 मिनट हम लोग पहले देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए आप लोग। जब सूर्य क्षितिज के थोड़ा सा नीचे होता है तो कम सघन वायु से अधिक सघन वायु को आ रहा सूर्य का प्रकाश जैसे ही वायुमंडल से गुजरता है नीचे की तरफ अपवर्तित हो जाता है, और इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक वह क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। देखिए सूर्य क्षितिज के ऊपर प्रतीत होता है, ठीक, ये बात सच है। सूर्य वास्तविक क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, देखिए इसमें दिया गया है। और इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य क्षितिज से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक वह क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम भी बनेगा, इसका डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उसी में इसका डायग्राम बना दीजिएगा। तो आइए इसे देखते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया था और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब होता है विभिन्न अनियमित दिशाओं में प्रकाश का छितरना, यानी जो प्रकाश है उसका छितरना यानी बिखरना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। बस बहुत छोटी डिफिनेशन है। प्रकाश के किरण का मतलब ये है विभिन्न
अनियमित दिशाओं में प्रकाश का छितरना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी प्रकाश विखरना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, यानी पूछेगा पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का कौन सा मिश्रण है, तो कौन सा है? विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धूल के छोटे छोटे टुकड़े तथा सूक्ष्म जल के और वायु के अणु जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित अणुओं से टकराता है तो रंग की तरंगदैर्घ्य तथा कणों के आकार पर निर्भर करते हुए प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ये तो प्रकाश के प्रकीर्णन की डिफिनेशन हो गई। ठीक, ये पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो आप बता देंगे विभिन्न अनियमित दिशाओं का प्रकाश का छितरना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उसके बाद है टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिंडल प्रभाव का मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे कांच का गिलास तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कांच के गिलास में एक गिलास में पानी रखा है और एक गिलास में दूध रखा है। कांच के गिलास में हम लोग जो भी चीज़ रखी है उसे हम लोग आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी में टिंडल प्रभाव को समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश का अनेक पथ, यानी जो प्रकाश का अनेक पथ मार्ग में कणों द्वारा प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव की खोज कब की गई थी? 1859 में की गई थी। ठीक, पूछ लेगा टिंडल के प्रभाव की खोज कब की गई थी, 1 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन में, तो 1859 में की गई थी। ये 7 रंगों से बने स्रोत, यानी बने श्वेत प्रकाश को जब उसमें निलंबित छोटे छोटे कणों वाले साफ स्वच्छ द्रव से गुजारा जाता है तो छोटी छोटी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का नीला रंग लंबी तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग से अधिक प्रकीर्णित होता है। यही हमारा क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहला जाता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाए तो आप एग्जाम्पल जो मैंने 2 गिलास का बताया था आप उस एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। बात तो सही है भाई, आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? हम लोग कहते हैं देखो आकाश नीला है, तो उसका मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए, सूर्य प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है। जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसके अंदर उपस्थित अधिकांश बड़ी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश सूर्य के अणुओं द्वारा अधिक प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं और इस कारण वह सीधे निकल जाते हैं। ठीक, जब प्रकीर्णित नहीं हो पाएंगे तो भैया सीधे तो निकल जाएंगे। छोटी तरंगदैर्घ्य का नीला प्रकाश वायुमंडल में वायु अणु द्वारा प्रकाश में सब तरफ प्रकीर्णित होता है। आसमान नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायु में अणु जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बताया था नाइट्रोजन ऑक्सीजन अणु लाल प्रकाश के अपेक्षा सौर प्रकाश नीले अंश को अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं। इसी से ही हमें आकाश हमेशा नीला दिखाई प्रतीत होता है। अब हम लोग बात करेंगे सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय हमें सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, समझ लेते हैं। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर जब सूर्य क्षितिज के नज़दीक होता है और प्रकाश का हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर एक बहुत बड़ी दूरी तय करनी होती है। सूरज के प्रकाश की इस लंबी दूरी तय करने के दौरान उसमें उपस्थित अधिकांश छोटी छोटी तरंगदैर्घ्य का नीला रंग प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, और हमारी दिखाई देने से बाहर हो जाता है। इसलिए उगते हुए सूर्यास्त के समय सूर्य से सीधे पहुंचने वाले प्रकाश में मुख्य रूप से सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे बड़ा तरंग कौन सा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है भाई, जिसके कारण सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। इसमें दिया गया था सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल क्यों प्रतीत। अब तो पता ही चल गया आपको कि सूर्य हमेशा लाल रंग का प्रतीत होता है। उसी के कारण उगते हुए सूर्य अस्त होते समय सूर्य का प्रतिवेशी आकाश भी लाल प्रतीत होता है। भाई प्रतिवेशी क्या होता है? देखिए, जब वो हमारी आँख दिखाई देने से बाहर हो जाता है, इसलिए उगते हुए सूर्यास्त के समय
सूर्य सीधे पहुँचने वाले प्रकाश के मुख्य रूप से सबसे बड़ा तरंगधार लाल रंग का होता है, जिसके कारण सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है। उसी के कारण उगते हुए सूर्यास्त होते समय सूर्य का प्रतिवेशी आकाश भी लाल दिखाई देता है। ठीक है, लाल प्रतीत होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, अंतरिक्ष के बाहर से आकाश कैसे नज़र आता है। यानी जो अंतरिक्ष है उससे लाल हमें, मतलब जो आकाश वो हमें कैसा दिखाई, वो हमें काला दिखाई देता है अंतरिक्ष। देखिए इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत पूछा गया है, बहुत कम ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा। बाहरी अंतरिक्ष से आकाश नीले के बजाय काला नज़र आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है। जब बाहरी अंतरिक्ष में हमारी आँखों तक पहुँचने के लिए प्रकीर्णित प्रकाश होता नहीं है तो वह आकाश अंधकारपूर्ण और काला नज़र आता है। यानी अंधेरे के समय वो हमें काला नज़र आता है। अंतरिक्ष के बाहर से आकाश हमें काला नज़र आता है। खतरे के संकेत को दिखाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। भैया देखो, जब हम लोग ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे लाल तरह की लाइट जल जाती है, यानी ट्रैफिक लगा रहता है तो हम लोग लाल तरह लग जाती है। यहीं पे दिया गया है, खतरे का निशान लाल होता है। ठीक है, तो खतरे के संकेत को दिखाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, खतरे के संकेत को दिखाने के लाल रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। उसका तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? सबसे अधिक होता है, नीला वाला नहीं, लाल रंग का सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, यानी वेव्स, तरंगदैर्घ्य यानी वेव्स। और लाल रंग की सबसे उच्च होता है, विचलन कोण ज़्यादा होता है इसका, और उससे दूर से ही देखा जा सकता है। यानी जो लाल रंग है उससे दूर से ही देखा जाए। अगर ब्लू होता तो उसे हम लोग दूर से नहीं देख सकते थे। देखिए सूर्य में भी तो यही है कि सूर्य हम लोग दूर होता है फिर भी हम लोग को लाल है तो वो लाल दिखाई देता है। यही कारण है कि कहीं भी खतरे का संकेत लाल रंग से दिया जाता है। इसलिए जो खतरे का निशान होता है, जैसे रेल की पटरी में भी जब कोई चीज़ होता है, अगर ट्रेन उनको रोकना होता है तभी हम लोग लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जिससे ट्रेन हमारी रुक भी जाती है। तो यही है कि खतरे के संकेत को दिखाने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसका जो तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। और इस जो मैंने फिजिक्स के लेसन पढ़ा है इसके मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगी आपको, उसे आप लोग एग्ज़ाम टाइम ज़रूर पढ़ लीजिएगा।